नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण देखिए। गोरखपुर में पिछले 30 घंटे से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अक्टूबर के महीने में हुई बारिश ने पिछले 127 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पूर्वांचल के लगभग 8-10 जिलों में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, महाराजगंज, प्रतापनगर, बलिया, गाजीपुर और सटे बिहार में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। गोरखपुर में अगर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 193 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो बहुत भारी वर्षा की श्रेणी में आता है। वहीं देवरिया में हो रही बारिश से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। डीएम और एसपी आवास और उनके ऑफिस में भी पानी भर गया है। उधर पचलड़ी कस्बे में 2 मंजिला मकान गोर्रा नदी में समा गया। कटान से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। 3 दिन से पानी बरस रहा है, कभी तेज बरस रहा है, कभी रिमझिम गिर रहा है और रास्ता में पानी इतना सड़क पर लग गया है कि आने जाने में दिक्कत। घर में भी पानी घुस गया है और कई मकानें गिर चुकी हैं और सब लोग बाहर हैं। इटावा के बैतपुरा इलाके में मदर डेयरी के सामने से एक मकान में बंधक बनाकर रखी गई एक युवती को पुलिस ने बरामद किया। रिहा कराई गई युवती बीए 3rd ईयर की छात्रा है। युवती के जीजा ने उसे बंधक बना लिया था। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि महिला को उसके जीजा ने दूसरी शादी करने के इरादे से अपनी साली को बंधक बनाकर रखा था। आरोपी जीजा किसी सुरक्षा एजेंसी में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता है। जीजा अपनी साली से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी साली को बंधक बना लिया। आरोपी जीजा की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी है। बैतपुरा थाना इलाके के मदर डेयरी के पास एसआई रामगोपाल यादव के मकान को किराए पर लेकर उसने एक लड़की को बंधक बनाकर रखा था। लड़की के बंधक बनाकर रखने की जानकारी पुलिस को तब हुई जब जेसीबी मशीन से मकान के ऊपर जाकर महिला को मुक्त कराया गया। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास की जल समाधि का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। जिला प्रशासन ने संत परमहंस को हाउस अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद परमहंस ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो जब भी उन्हें छोड़ा जाएगा वो जल समाधि लेने पर अड़िग हैं। ने कहा था कि 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो मैं दिन में सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा और प्रशासन ने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है, नज़रबंद कर लिया है। बाहर भीतर जो है तो प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमको ज़बरदस्ती रोका गया है। जब भी हमें छोड़ा जाएगा, जब भी हमें नज़रबंद से मुक्त किया जाएगा, हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा, वही दिन में 12 बजे का समय होगा। मैं अपनी घोषणा के अनुसार उसी समय सरजू जी में जल समाधि लूंगा। तपस्वी छावनी के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। परमहंस दास के समर्थन में कई हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे। धर्म संसद में 29 राज्यों के हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने ओपन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में विपक्ष पर करारा हमला किया। पीएम ने कहा, पहले पार्टी जिताने के लिए सरकार चलाने की परंपरा थी, लेकिन मेरा लक्ष्य देश जिताने के लिए सरकार चलाना है। अब देश बनाने के लिए सरकार चलानी होगी। पीएम ने आगे कहा कि राजनीतिक दल जो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं उन्हें मैनिफेस्टो में भी डालते हैं, फिर जब वक्त आता है वादा पूरा करने का तो वही दल यू टर्न ले लेते हैं और अपने ही किए वादे को लेकर हर तरह की मनगढ़ंत और झूठी बातें फैलाते हैं। अगर आप किसान हित में किए गए सुधारों का विरोध करने वालों को देखेंगे तो आपको बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखाधड़ी का असली मतलब दिखेगा। पीएम ने इंटरव्यू में कहा कि यही राजनीतिक धोखाधड़ी आधार, जीएसटी, कृषि कानूनों और यहां तक कि सैन्य बलों के हथियारों जैसे गंभीर मामलों में भी देखी जा सकती है। वादा करो, उसके लिए तर्क दो और फिर बिना किसी नैतिक मूल्य के उसी चीज का विरोध करो। मोदी ने आगे कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर वही करने को कहा था जो हमारी सरकार ने किया है, लेकिन आज ये अपनी ही मांगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति की सौगात दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हमारी सरकार जो स्कॉलरशिप दे रही है वो 3,900 करोड़ है, जो पिछली सरकार में सिर्फ 1,800 करोड़ थी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में अगर 2 या 2 से ज्यादा सगी बहनें पढ़ेंगी तो स्कूल एक छात्रा की फीस माफ करे। लेकिन निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं, एक ही विद्यालय में है, उन विद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि अगर एक ही परिवार की 2 बालिकाएं या 2 से अधिक बालिकाएं एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं तो उन बालिकाओं में से क्या, अगर 2 बहनें हैं
तो एक बहन की फीस को वे माफ करने की कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर स्कूल फीस माफ नहीं करते हैं तो शासन या प्रशासन स्तर पर मदद की जाएगी। ट्यूशन फीस उन बालिकाओं के लिए शासन स्तर से दी जा सके, जिससे अभिभावकों को इस कोरोना कालखंड में हम एक राहत देने में योगदान दे सकें। सीएम योगी के इस ऐलान से कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर हुए लोगों को काफी मदद मिलेगी। लखनऊ में सीएम योगी ने पुलिस अलंकरण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने यूपी पुलिस को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ जनता जागरूक हो चुकी है, इसीलिए पुलिस वालों की अच्छाई भी सामने आ जाती है, लेकिन जरा सी चूक पुलिस को खलनायक बना देती है। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। सीएम ने कहा कि पुलिस अधिकारी कुछ समय तक तो जनता या फिर आला अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन से जिलों का हाल पता चलता है। एक दिन पहले ही सीएम ने डीएम और एसपी का रियलिटी चेक कराया था कि कौन कौन से अधिकारी जनता दर्शन से नदारद थे। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। आज पूरे देश में गांधी जयंती मनाई गई। 152वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि शास्त्री जी के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को श्रद्धांजलि दी। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने गांधी जयंती के मौके पर गांधी पार्क पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। उधर यूपी पुलिस मुख्यालय में गांधी जयंती के मौके पर डीजीपी ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। 2022 से पहले सियासी वार पलटवार तेज होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने गांधी जयंती के मौके पर कहा कि गांधी जी की हत्या करने वाली विचारधारा को आगे बढ़ने से रोकना होगा। कि जो सोच और जिस विचारधारा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जान ली, उस विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, ये आज हम लोगों को गांधी जयंती के दिन संकल्प लेना चाहिए। वहीं बीजेपी ने अखिलेश पर इशारों में ही तंज कसा। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि एक लड़के ने पहले अपने पिता की साइकिल छीनी, फिर साइकिल को बर्बाद कर डाला। अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है। जो एक ना संभाल पाया वो 22 क्या संभालेगा। 22 नहीं मिलेंगी बबुआ। ना यकीन हो तो एक बार बुआ से पूछ लो। एक समय पर उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपने पिता को बेदखल किया, जबरन बेदखल किया, अपने चाचा को पार्टी से निकाला और पार्टी पे कब्जा किया। कानपुर के बर्रा इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता हर्ष यादव की हत्या का पुलिस ने चंद घंटों में ही खुलासा कर दिया। पकड़ा गया आरोपी भी समाजवादी पार्टी का नेता ही निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस कमिश्नर कानपुर असीम अरुण ने बताया कि मरने वाला और मारने वाला दोनों ही समाजवादी पार्टी से संबंधित है। दोनों लोगों में नशेबाजी को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें हर्ष को शिवम ने गोली मार दी। विवेचना की गई, इसमें पाया गया कि शिवेंद्र यादव नाम का एक इसी का साथी है, जिसके साथ नशेबाजी को लेकर के कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और इसने हत्या की। अभी जल्दी सुबह इसको दबिश देकर के पकड़ा गया है। वहीं कानपुर के ही फजलगंज इलाके में एक परचून की दुकान में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि देर रात प्रेम किशोर, उनकी पत्नी गीता और बेटा नैतिक खाना खाकर सो गए थे, लेकिन सुबह जब उनकी दुकान नहीं खुली तो मोहल्ले वालों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पुलिस ने बताया कि बेटे की हत्या गला दबाकर की गई, जबकि पति पत्नी के शरीर पर चोटों के निशान हैं। कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। इसमें बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, पंचनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी चोटें हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है। तो जो भी इसमें अग्रिम सूचना आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगरा में पुलिस ने चोरी की गई 11 किलो चांदी को बरामद कर लिया। ये चांदी ज्वेलरी शॉप में काम करने वाला एक कारीगर ही ले गया था। दरअसल आगरा के कोतवाली इलाके में चांदी कारोबारी के यहाँ काम करने वाला कारीगर चांदी के आभूषण बनाता था और कच्ची चांदी लेकर जाता था। कारोबारी ने तकरीबन 11 किलो चांदी के आभूषण बनाने के लिए उसे दिए थे, लेकिन 11 किलो चांदी देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और वो फरार हो गया। पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही उसे 11 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। चांदी बरामद होने के बाद कारोबारी ने पुलिस का आभार जताया।
यहाँ काम करने वाला व्यक्ति जिसका नाम उन्होंने टीपू सुल्तान बताया था, 11 किलो 200 ग्राम चांदी लेकर लापता हो गया है। इस पर पुलिस ने चारों तरफ अपना दबिश दिया और साथ में मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम है टीपू सुल्तान। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ भारत के उन जिलों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है जिन पर कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर हुआ। लेकिन उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे। जमीन पर मौजूद हमारी टीम ने ऐसे ही एक दंपत्ति की काउंसलिंग की और उन्हें टीका लगवाने के लिए भी तैयार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, संजीवनी की टीम ने उन्हें टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जहां उन्हें टीके की पहली खुराक दी गई। संजीवनी कार्यक्रम में डोर टू डोर हाउस विजिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग अंबा चंदन गांव में गए, जहां सर्वे के दौरान पन्नालाल राठौर जी से मुलाकात हुई। परिवार में जो पन्नालाल जी की पत्नी हैं, उनको कमर में रोड डली हुई थी और वो चलने की स्थिति में नहीं थी। और पन्नालाल जी जो थे, पन्नालाल जी को भी पैरालिसिस था और इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो तकरीबन 3 मंथ से, और उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया था उन लोगों ने अपना। और परिवार के लोगों को फिर हम लोगों ने मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप कोविड का टीका लगवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में अगर कोविड होता है तो टीका लगवाने से आप सुरक्षित रहेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग आपको जो है सेंटर तक अगर जाने में आप सक्षम नहीं हैं तो हमारी संस्था की जो गाड़ी है संजीवनी वैन, उससे हम लोग आपको सेंटर तक लेकर के जाएंगे और वैक्सीनेशन आपका करवाएंगे। संजीवनी संस्था के आदमी ये पंचायत में आए थे, वहाँ से गाड़ी लेके आए और गाड़ी में बैठा के ले गए और वहाँ टीका लगाया और वापस बैठा के लाए और फिर घर पर छोड़ के गए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टीका का लगवाया और बहुत सहयोग किया उन्होंने। संजीवनी गाड़ी आई थी, हमको ले गए, इंजेक्शन लगाया और घर पे छोड़ के गए, अच्छे से गए और घर पे आके दवा गोली भी दे के गए। उनकी दुआ से हम इंजेक्शन लगाए।